Hello students, today we shall start a new chapter Probability of Class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall learn about conditional probability. क्लास 11th में आपने किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो एसोसिएटेड कोई पर्टिकुलर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम एक अलग तरह की प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसको डिफाइन करने के पहले हम एक क्वेश्चन पर विचार करते हैं। इफ वी हैव टू इवेंट्स फ्रॉम द सेम सैंपल स्पेस, डज द इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट्स अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट? यदि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उसका जो सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस से मान लीजिए दो इवेंट एसोसिएटेड है, तो क्या एक इवेंट के घटित होने की जानकारी दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करती है? अर्थात यदि कोई एक इवेंट घटित हुई है, ये सूचना यदि हमें है, तो क्या ये सूचना दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करेगी? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं जिसमें 3 फेयर कॉइन्स को हम टॉस करेंगे। सबसे पहले 3 कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो डेफिनेटली उसमें 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। उन 8 पॉसिबल आउटकम्स को यदि हम कलेक्ट कर लें, यानी उनका कलेक्शन कर लें, तो सैंपल स्पेस बनेगा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड। तो ये सैंपल स्पेस इस तरह का होगा। और चूंकि तीनों कॉइन फेयर है, इसका मतलब ये जो 8 आउटकम्स है दे आर इक्वली लाइकली, तो इन सब के साथ हमें इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइन करनी पड़ेगी। तो जो पहला आउटकम है एच एच एच, उसकी प्रोबेबिलिटी, और इसी तरह से जो दूसरा आउटकम है एच एच टी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसी तरह से जितने भी आउटकम्स है उन सब की इक्वल प्रोबेबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। और चूंकि 8 आउटकम्स है और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो हर आउटकम को हमें 1/8 प्रोबेबिलिटी असाइन करनी पड़ेगी इस तरह से। तो हम इस तरह से प्रत्येक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/8 लेंगे। इन प्रत्येक आउटकम को हम एलिमेंट्री इवेंट भी कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंट्री इवेंट विल बी इक्वल टू 1/8। अब हम इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो एसोसिएटेड दो इवेंट ई और एफ कंसिडर करते हैं। पहली इवेंट है ई, एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, और दूसरी इवेंट एफ है फर्स्ट कॉइन शोज टेल। और हम इन दोनों इवेंट ई और एफ है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इवेंट ई के फेवर में जो आउटकम्स है उनका कलेक्शन करना होगा। इसी तरह से इवेंट एफ के फेवर में जो आउटकम है उनका कलेक्शन करना होगा। तो पहली इवेंट ई के फेवर में जो आउटकम्स है वो हम देखते हैं। यहाँ पर इवेंट ई है एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, तो कम से कम 2 हेड आते हैं, तो वो इवेंट ई है। कम से कम 2 हेड का मतलब 2 या 2 से अधिक हेड। 2 या 2 से अधिक हेड कहाँ आ रहे हैं? देखिए, यहाँ 3 हेड है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ केवल एक ही हेड है, तो ये इवेंट ई में नहीं आएगा। इसी तरह से ये भी इवेंट ई में नहीं आना है, ये भी नहीं आना है, और ये भी लास्ट वाला भी नहीं आएगा। तो इवेंट ई जो है इसमें जो आउटकम्स है वो कौन कौन से हुए? वो हो गए आपके एच एच एच, एच एच एच, इसी तरह से एच एच टी और एच टी एच, और एक हो गया टी एच एच। ये आउटकम्स हमने लिख लिए हैं। तो ये इवेंट ई। इसी तरह से इवेंट एफ में कह रहा है जो फर्स्ट कॉइन शोज टेल, पहला कॉइन टेल शो करे। तो यहाँ पर पहले कॉइन पर टेल नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, तो ये वाला आउटकम जो है इस इवेंट एफ में आएगा। यहाँ नहीं है, यहाँ पहला कॉइन टेल है, यहाँ भी टेल है, यहाँ भी टेल है, तो ये जो आउटकम्स है ये इवेंट एफ में आ जाएंगे। तो इवेंट एफ के जो फेवरेबल आउटकम्स है वो ये हो गए टी एच एच, टी एच टी, एक हो गया टी टी एच, और एक हो गया ट्रिपल टी। अब हम इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें इवेंट ई के साथ जो एसोसिएटेड एलिमेंट्री इवेंट्स है, एक है एच एच एच, ये वाली इवेंट है,
इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे, और इसी तरह से इवेंट एच एच टी है, इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी वो लिखेंगे, एच टी एच एलिमेंट्री इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे, और लास्ट में टी एच एच इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लिखेंगे। और हर एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो इस तरह से ये जो 4 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज का हम सम कर लेंगे, तो इवेंट ई के घटित होने की संभावना हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो हो गई 1/2। इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स विच आर फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स या टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स विच आर एसोसिएटेड विद द इवेंट ई, they are 1 2 3 4 outcomes are there which are associated with E, which are in favor of E, और total outcomes है 8। यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 4, इस तरह से 8 outcomes है, तो ये 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ F कैलकुलेट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ F, तो इसमें F से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटीज है वो है, रिलेटेड आउटकम्स हमारे पास 4 है, तो यहाँ 4 डिवाइड बाई 8, ये भी क्या हो गई 1/2। अब हम ये देखेंगे कि यदि ई और एफ में से कोई एक घटना घटित हो चुकी है, तो क्या यह सूचना दूसरी इवेंट के घटित होने को प्रभावित करेगी। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये जो सैंपल स्पेस है इसको हम ले लेते हैं। ये जो सैंपल स्पेस है इसको सैंपल स्पेस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पर रख लेता हूँ। ये तो सैंपल स्पेस है, और इसमें ये जो पार्ट है H, यहाँ तक का जो पार्ट था ये क्या था हमारे पास, ये था इवेंट E थी। तो इस इवेंट E को मैं लिख लेता हूँ वापस, ये इवेंट E है, ये इवेंट E हो गया। और इसी तरह से यहाँ और देखिए कौन कौन से आउटकम्स है जो इवेंट F से एसोसिएटेड है। इवेंट F में फर्स्ट कॉइन शोज टेल वाला है, तो फर्स्ट कॉइन शोज टेल यहाँ से शुरू हो रहा है, ये भी पार्ट है, और इसमें से एक को हम हटा देंगे, बाकी सभी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा आपका इवेंट F, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ हो गई इवेंट F इज इक्वल टू ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसमें फर्स्ट कॉइन शोज टेल, यहाँ इसमें फर्स्ट कॉइन टेल शो नहीं कर रहा, इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से ये हो गई इवेंट F हो गई। ये दोनों मैंने यहाँ वापस लिख ली है। और अब मान लीजिए हमें ये दे रखा है कि इनमें से कोई एक घटना घटित हो चुकी है। तो सपोज लेट अस सपोज दैट इवेंट F has already occurred. इवेंट F has already occurred। अगर ये घटना घटित हो चुकी है तो क्या ये इंफॉर्मेशन इवेंट E के घटित होने की संभावना को प्रभावित करेगी। अभी देखिए कि अगर यहां हम लिख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इवेंट E क्या था, एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, ये वाला पार्ट था, और ये भी पार्ट है। इन दोनों को मैं कॉपी करके यहां रख लेता हूं, ये इधर एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पर ये वाली थी इवेंट E और इवेंट F ये थी। अब इवेंट F हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब है कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल, ये घटना घटित हो चुकी है। इसका मतलब इवेंट E की जो प्रोबेबिलिटी, अब यदि मुझे फाइंड आउट करना है इस सूचना के साथ कि इवेंट F हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इवेंट E की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते समय मुझे ये ध्यान रखना होगा कि पहले कॉइन पर तो टेल आ चुका है, यानी इवेंट S, जो पूरा सैंपल स्पेस S है, उनके केवल उन्हीं आउटकम्स को हम कंसीडर करेंगे जिसमें पहले कॉइन पर टेल आ चुका है इवेंट E की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते समय। तो देखिए फर्स्ट कॉइन पर टेल कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, और एक यहाँ आ रहा है। तो इवेंट E की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते समय हमें केवल इन्हीं 4 केसेस पर विचार करना पड़ेगा।
क्योंकि ये तो सूचना हमें हो चुकी है कि पहले कॉइन पर टेल आया है, इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, पहले कॉइन पर तो टेल आया है, ये सूचना हमें हो चुकी है। अब यदि मैं इवेंट ई के घटित होने की संभावना निकालूंगा तो मुझे ये सारे आउटकम्स पर विचार नहीं करना, केवल इन्हीं 4 आउटकम्स पर विचार करना पड़ेगा जहां पहले कॉइन पर टेल आ चुका है। लेकिन ये चारों आउटकम्स तो एफ से एसोसिएटेड है, यानी एफ के फेवरेबल आउटकम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते समय हमारा जो सैंपल स्पेस है ये 8 आउटकम्स वाला नहीं रहा, ये केवल 4 आउटकम्स का ही रह गया है। और वो जो सैंपल स्पेस है उसमें केवल और केवल वही आउटकम्स होंगे जो इवेंट एफ के फेवर में होंगे। और इवेंट एफ के फेवर में इसका मतलब हुआ कि इवेंट एफ ही अपना सैंपल स्पेस हो जाएगा, यानी जो ओरिजिनल सैंपल स्पेस है वो नहीं रहा। अब हमें इस रेड्यूस्ड सैंपल स्पेस को आधार लेना होगा यदि हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इस सूचना के साथ कि इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो जैसे ही इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड तो अपना जो सैंपल स्पेस है वो एस से बदलकर रेड्यूस सैंपल स्पेस एफ हो जाएगा, यानी अब अपना जो सैंपल स्पेस है वो ये हो गया है। इसको मैं ये लिख देता हूं, रेड्यूस्ड सैंपल स्पेस, रेड्यूस्ड सैंपल स्पेस। तो ये जो रेड्यूस सैंपल स्पेस, इसको मैं, ये जो रेड्यूस सैंपल स्पेस एफ हो गया है ये अपना आधार हो जाएगा अब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो अब इसको मैं ऐसे लिखेंगे हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट F has already occurred is equal to probability of event E when event F has already occurred। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए अपना रेड्यूस सैंपल स्पेस हो गया है ये। और अब इनमें से देखेंगे इन 4 आउटकम्स में से कौन सा आउटकम ऐसा है जो इवेंट ई के फेवर में है। एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। अब एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, तो देखिए 2 हेड कहाँ आ रहे हैं इन चारों में से। तो हम देख रहे हैं यहाँ जो पहला वाला पार्ट है ये वाला, इसमें 2 हेड आ रहे हैं। यहाँ जो है यहाँ THH, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 हेड आ रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ केवल एक ही हेड आ रहा है, तो ये जो है इवेंट ई के फेवर में नहीं है, ये भी इवेंट ई के फेवर में नहीं, यहाँ एक भी हेड नहीं, ये भी इवेंट ई के फेवर में नहीं है। तो आउट ऑफ ऑल दीज 4 आउटकम्स ओनली 1 आउटकम इज इन फेवर ऑफ ई। तो हम लिखेंगे कि इन 4 में से एक ही आउटकम इसके फेवर में है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये हो गई 4 तो टोटल आउटकम्स है क्योंकि रेड्यूस सैंपल स्पेस अपना एफ हो गया है, उनमें से केवल एक ही आउटकम है विच इज इन फेवर ऑफ ई। तो अब देखिए इवेंट ई के घटित होने की जो संभावना है वो हो गई 1/4। इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन जैसे दे दी जाएगी कि इवेंट एफ हैज अकर्ड तो इवेंट ई के घटित होने की संभावना अफेक्टेड हो गई है और वो अब रह गई है 1/4 जो पहले थी 1/2। देखिए जब इवेंट एफ घटित हुई है न घटित हुई है इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी, तो इवेंट ई के घटित होने की संभावना थी 1/2, लेकिन अब ये हो गई है 1/4। इसी तरह से मान लीजिए अब हम और विचार करते हैं और हम ऐसा करते हैं कि लेट अस सपोज दैट इवेंट ई हैज अकर्ड, ऑलरेडी अकर्ड। मान लीजिए इवेंट ई जो है वो ऑलरेडी अकर्ड, अगर ऐसा है तो क्या होगा देखिए। तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली अगर इवेंट ई हैज अकर्ड इसका मतलब हुआ कि एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, ये घटना हो चुकी है। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो सैंपल स्पेस है उस सैंपल स्पेस में से केवल उन्हीं आउटकम्स को हम कंसीडर करेंगे जिसमें इवेंट ही ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब हमें केवल इस पर विचार करना है, इस पर विचार करना है। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए अब इवेंट ई हैज अकर्ड,
अगर इवेंट ई हैज अकर्ड, इसका मतलब जो भी इवेंट ई के फेवर में है केवल उन्हीं केसेस को, उन्हीं आउटकम्स को हम कंसिडर करेंगे इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। अब इवेंट ई के फेवर में कौन कौन से आउटकम है वो यहाँ दिखा दे रहे हैं, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। तो ये जो आउटकम्स है इनको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ पूरे सैंपल स्पेस में से। तो देखिए इसमें कौन कौन से आउटकम हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यदि मुझे इवेंट एफ के घटित होने की संभावना निकालनी है इस सूचना के साथ कि इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड इसका मतलब हुआ कि इन 8 आउटकम्स में से हम केवल इन्हीं 4 आउटकम्स को कंसिडर करेंगे जो इवेंट ई के फेवर में है, क्योंकि इन्हीं में से ही अब इवेंट एफ का आउटकम आ सकता है। तो अब ये देखें कि इन 4 में से कौन सा आउटकम है विच इज इन फेवर ऑफ इवेंट एफ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इवेंट एफ में ऐसा कौन सा आउटकम है जो इसके फेवर में है। तो इसमें देखिए टी एच एच है, टी एच टी है। तो टी एच एच ऐसा आउटकम है जो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, टी एच एच यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका मतलब ये जो आउटकम है वो इन 4 में से संभावित है। तो इसका मतलब हुआ कि अपना जो सैंपल स्पेस है हम ये पूरे 8 आउटकम्स हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसकी बजाय हम जो इवेंट ई है उसको रेड्यूस्ड सैंपल स्पेस के रूप में लेना पड़ेगा। यानी ये जो रेड्यूस सैंपल स्पेस अब हो गया हमारा, ये हो गया है ई जो है वो रेड्यूस सैंपल स्पेस हो गया है। और अब हमें देखना पड़ेगा कि इस रेड्यूस सैंपल स्पेस का कौन सा आउटकम है विच इज इन फेवर ऑफ इवेंट एफ। और वो देख रहे हैं कि यहाँ टी एच एच जो है वो इसके फेवर में है, टी एच एच इसके फेवर में है और टी एच टी नहीं है, टी टी एच भी नहीं है और टी 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 भी नहीं है। तो इसमें केवल एक आउटकम्स है जो इसके फेवर में है आउट ऑफ 4, क्योंकि रेड्यूस सैंपल स्पेस में हमारे पास 4 आउटकम है। तो इवेंट एफ के घटित होने की संभावना यदि इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड हो गई 1/4। तो हम देख रहे हैं कि इवेंट एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी अफेक्टेड हो गई है। जो पहले 1/2 थी, देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या थी, 1/2 थी, जो अब क्या हो गई है 1/4 हो गई है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक इवेंट के घटित होने का प्रभाव दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। तो यहां हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इवेंट ई के घटित होने की संभावना यदि इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसको हम बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और इसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे पी ई बाई एफ, ये हमारा नोटेशन होगा। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। पी ई बाई एफ क्या है, पी ई बाई एफ is the conditional probability of event E given that event F has already occurred। और अब इस PE/F को यदि मुझे कैलकुलेट करना है तो हमने क्या किया था, यहाँ पर इसको हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमने किया था ये जो PE/F था इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले देखा कि इवेंट F हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब हुआ कि we will have to consider only those sample is only those outcomes which are in favor of F। और उसको हमने लिया था सैंपल स्पेस, यानी कि अपना जो सैंपल स्पेस है अब S न रह के क्या हो गया, F के आउटकम्स ही हो गए हैं। तो F के जो आउटकम्स है उनको हम सैंपल स्पेस कंसिडर करेंगे, यानी रेड्यूस सैंपल स्पेस अपना ये हो गया। और अब जो आउटकम्स E के एफ के साथ फेवर में है केवल उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे। तो ई के वो आउटकम्स जो एफ के साथ फेवर में, इसका मतलब ई और एफ में जो कॉमन आउटकम्स है उनको हम कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर इन फेवर ऑफ बोथ ई एंड एफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर इन फेवर ऑफ एफ, ये हो जाएगा। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन एस, और यदि मैं डिनोमिनेटर को भी इससे डिवाइड करूं एन एस से तो इस तरह से हो गया, यानी कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एन एस से डिवाइड कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इस तरह से हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कैलकुलेट करने का तरीका हो गया, पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे और एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे, उनका रेशियो निकाल लेंगे। इस तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई कि यदि मान लीजिए 2 इवेंट ई और एफ है और किसी सेम सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है
तो यदि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई कैलकुलेट करनी है और ये दिया हुआ है कि एफ हैज अकर्ड, यानी पी ई बाई एफ कैलकुलेट करना है, तो पी ई बाई एफ का फॉर्मूला हो गया पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब पी एफ इज नॉट जीरो, बिकॉज इफ पी एफ इज जीरो देन डेफिनेटली दिस पार्ट विल नॉट बी डिफाइंड। तो इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। यदि मान लीजिए पी ए हमें दे रखा है 7/13, पी बी दे रखा है 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है 4/13 और हमें पी ए बाई बी कैलकुलेट करना है। तो पी ए बाई बी जो है वो क्या हो गया, पी ए बाई बी का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। लेकिन इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है 4/13 और यहाँ दे रखा है पी बी भी हमें दे रखा है 9/13। अब इसको हम पूरा सोल्व कर लेंगे, ये हो गया 4/9, क्योंकि इसमें ये जो 13 है डिनोमिनेटर दोनों में से कैंसिल आउट हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है और यहाँ 2 इवेंट है। एक तो है कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो इन दोनों इवेंट्स को हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि पहली इवेंट ई है और दूसरी इवेंट एफ है। तो इवेंट ई ये ले लेते हैं कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ये ले लेते हैं कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ये ले लेते हैं। और दूसरा है इवेंट एफ और ले लेते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय। ये दूसरी इवेंट हो गई। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले उसको हम देख लेते हैं। 2 इवेंट थी यहाँ पर, एक तो होगा बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, एक तो इवेंट ये हो गई। दूसरी इवेंट हो गई एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज ए बॉय, ये दूसरी इवेंट हो गई। अब यहाँ लेके गिवन दैट लिखा है कि ये इवेंट, जो इवेंट एफ है ये ऑलरेडी हैज अकर्ड और इवेंट ई के घटित होने की संभावना पूछी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। इसका मतलब ये पूछा है पी ई बाई एफ पूछा है कि एफ तो घटित हो गई है और ई के घटित होने की संभावना क्या है ये निकालनी है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो गया पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ हो गया। अब ई इंटरसेक्शन एफ कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए हमें पहले इवेंट ई और इवेंट एफ को सेट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो कि अगर फैमिली है और उसके 2 चिल्ड्रन है, अब उनकी क्या क्या संभावना है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। तो क्या क्या संभावना हो सकती है अगर 2 चिल्ड्रन है किसी फैमिली में, तो ये हो सकता है कि वो दोनों चिल्ड्रन बॉय हो सकता है कि पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो सकता है पहला गर्ल दूसरा बॉय हो या दोनों गर्ल हो। तो ये 4 आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स है जो इस एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, यूँ कह सकते हैं, या सैंपल स्पेस में जो पॉसिबल आउटकम्स है वो ये हो सकते हैं। कोई भी फैमिली है उसके 2 चिल्ड्रन की संभावना क्या क्या हो सकती है, दोनों बॉय हो, पहला बॉय दूसरा गर्ल, पहला गर्ल दूसरा बॉय या दोनों गर्ल हो, ये 4 संभावनाएं हैं। अब इसमें जो इवेंट ई है उसके फेवर में कौन कौन से आउटकम है, ये लिखा बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, इसका मतलब इसमें आ जाएंगे केवल बीबी, ये ई से रिलेटेड है। और यहाँ है एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज ए बॉय, इसका मतलब इसमें कौन कौन से हो गए, एटलीस्ट वन इज ए बॉय, तो 2 कम से कम 1 बॉय हो, तो 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो बीबी भी इसमें आ गया, 1 बॉय वाला भी आ गया। लेकिन दोनों गर्ल है तो वो इसमें नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में जो कॉमन है वो देखिए कौन सा हुआ, बीबी हो गया। अब हम आसानी से पी ई इंटरसेक्शन एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब इसके अंदर जो आउटकम्स है वो तो है 1 और टोटल आउटकम्स हम देख सकते हैं नंबर ऑफ, एक तरह से देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर इन फेवर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो तो 1 है और टोटल आउटकम्स यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 है, तो 1/4 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ की। और पी एफ में देखिए आप तो 1 2 3 है, इसमें 3 आउटकम है तो 3/4 हो गई। सैंपल स्पेस में 4 है, इसमें 3 है तो 3/4 हो गई। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। इसमें ये जो 4 है डिनोमिनेटर में वो दोनों में कैंसिल आउट हो गया और इसका आंसर आ गया हमारे पास 1/3। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दी जाती है कि कम से कम एक बॉय है, इसका मतलब अपना जो सैंपल स्पेस है वो अब ये एस नहीं रहा,
जैसे ये सूचना दे दी कि कम से कम एक बॉय है, तो इसका मतलब हम केवल उन्हीं आउटकम्स को कंसीडर करेंगे जिनमें कम से कम एक बॉय है। और वो आउटकम्स कौन कौन से हैं? वो आउटकम्स हो गए कम से कम एक बॉय वाले, एक ये है बीबी, एक बीजी और जीबी। तो यहाँ हम देख रहे हैं बीबी, बीजी और जीबी जो है वो एफ से एसोसिएटेड है। इसका मतलब अपना जो रेड्यूस सैंपल स्पेस है वो हो गया है एफ। अब इस रेड्यूस सैंपल स्पेस के आउटकम ही हम कंसीडर करेंगे इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। अब इवेंट ई कब घटित होगी? जब इन तीन आउटकम्स में से केवल बीबी यानी पहला वाला आउटकम आएगा तभी होगी। तीन में से केवल एक ही आउटकम ई के फेवर में है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई कितनी हो गई? 1/3 हो गई, यदि इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, क्योंकि इन तीन में से केवल एक ही है। तो हम रेड्यूस सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट लेंगे तो हम इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्योंकि इवेंट एफ घटित हो गई है तो अपना सैंपल स्पेस एस न रह के अब हो गया है एफ, और अब एफ के केवल एफ के आउटकम से हम कंसीडर करेंगे ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। अब इनमें से कौन सा आउटकम है जो ई के फेवर में है? तो इसके फेवर में केवल बीबी पहला आउटकम ही है, तो ओनली वन आउटकम आउट ऑफ 3 इज इन फेवर ऑफ ई, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू 1/3। ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो ई और एफ में जो कॉमन हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि हम सैंपल स्पेस एस को अब कंसीडर नहीं कर सकते, केवल ई के वही आउटकम्स जो एफ के साथ फेवर में हैं वो हम कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंट एफ हैज अकर्ड। तो मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ आपको, तो मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। तो पी ई बाई एफ जो है वो हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? तो यहाँ फिर से देखिए दो इवेंट है। एक तो इवेंट हो गई द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, यानी ये हो गई। एक तो हो गई हमारे पास ये वाली, तो इसको हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसको मैं यहाँ पर इस इवेंट को नाम दे देता हूँ ई। इस इवेंट को मैं ई नाम दे देता हूँ कि द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। और एक दूसरी जो इवेंट है उसको मैं एफ नाम दे देता हूं और उसको कहता है नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। ये मान लीजिए कि द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज एन इवन नंबर। तो दो इवेंट में डिफाइन कर देता हूं। और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखिए। इसमें गिवन कौन सी है? ये कह रहा है कि द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, दिस इज गिवन। इवेंट ई इज गिवन और एफ के घटित होने की संभावना हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक तरह से एफ के घटित होने की संभावना फाइंड आउट करनी है और ई घटित हो चुकी है, तो पी एफ बाई ई फाइंड आउट करना है। और ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ, या एफ इंटरसेक्शन ई एक ही बात है, डिवाइडेड बाई हमें पी ई करना पड़ेगा अब की बार, क्योंकि ई यहाँ डिनोमिनेटर में ई एफ बाई ई है तो ई को हमें नीचे लेना पड़ेगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दोनों के साथ जो फेवर में है, तो मोर देन 3 भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो मोर देन 3 और इवन ऐसे कितने आउटकम है जो मोर देन 3 भी है और इवन भी है? तो 3 के ऊपर कौन कौन से हो गए? देखो 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, क्योंकि जो कार्ड है उसमें नंबर 1 to 10 है। लेकिन मोर देन 3 में कौन से हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो आउटकम्स है दीज आर द आउटकम्स विच आर इन फेवर ऑफ ई। तो नंबर ऑफ इसका मतलब नंबर नहीं बोले हम इसको, ये सिंपल सीधे सीधे कह देंगे कि जो इवेंट ई है उसको यदि सेट फॉर्म में लिखे तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। और इवेंट एफ इसमें क्या है? ओनली इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से हैं? 2, 4, 6, 8 और 10, ये इवन नंबर है। अब ई और एफ दोनों के फेवर में कौन कौन से हैं? तो दोनों में जो कॉमन है वो देखिए, तो 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है और 10 भी कॉमन है। तो ओनली 4 आउटकम्स आर इन फेवर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स विच आर इन फेवर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी कितनी है? 1, 2, 3, 4 है, तो ये 4 हो गई। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? नंबर 1 to 10 है तो टोटल आउटकम्स हो गए 10, तो 4/10 तो हो गया ये। सिमिलरली ई के से एसोसिएटेड जो एलिमेंट्री इवेंट्स है वो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो ये 7/10 हो गई ई के घटित होने की संभावना।
अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 4/7। तो ये आ जाएगा जो हमें पूछा है क्वेश्चन में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट एफ गिवन दैट इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका आंसर आ गया 4/7। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है। इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। तो देखिए यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स है 1000 और इनमें से 430 क्या है, गर्ल है। और इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन मैथमेटिक्स, यानी यहाँ से 10% जो है वो क्लास 12th में है गर्ल्स में। तो 10% कितना हुआ, 430 का 10%, ये हो गया 43। तो 43 गर्ल्स इन क्लास 12th है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, ये गर्ल्स है, 430 गर्ल्स है और दे आर इन क्लास 12th। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th। तो इसका मतलब यहाँ पर एक तो इवेंट हो गई, ई बोल देते हैं कि स्टूडेंट रैंडमली चूजन स्टूडेंट, randomly chosen student is in class 12th। और F हो गया कि randomly chosen student is a girl। ये क्वेश्चन हो गया, इज ए गर्ल। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या, गिवन दैट लिखा है कि चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। इसका मतलब इवेंट एफ हैज अकर्ड। तो इवेंट एफ तो घटित हो गई है और इवेंट ई के घटित होने की संभावना यहाँ पर पूछी है। तो पी ई बाई एफ फाइंड आउट करना है और ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ कि चूजन स्टूडेंट गर्ल भी होनी चाहिए, साथ ही साथ वो क्लास 12th में भी होनी चाहिए। तो देखिए 12th में भी हो और गर्ल भी हो, इसका मतलब क्लास 12th की गर्ल स्टूडेंट होनी चाहिए। तो क्लास 12th में गर्ल स्टूडेंट कितनी है, 43 है। तो 43 स्टूडेंट्स गर्ल स्टूडेंट्स आर इन क्लास 12th आउट ऑफ 1000 टोटल स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, पी ई इंटरसेक्शन एफ तो ये हो गया, डिवाइडेड बाई पी एफ। पी एफ का मतलब रेंडमली चोजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। अब देखिए कितनी स्टूडेंट्स गर्ल आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स 1000 थे, उनमें से 430 गर्ल्स है। तो 430 गर्ल्स आर देयर। तो 430 हो गया एफ के फेवर में जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनकी संख्या 430 आउट ऑफ 1000 में से 430 गर्ल्स है, इसलिए एफ की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे 430 डिवाइड बाई 1000। अब इसमें हम देख रहे हैं 1000 कैंसिल आउट हो रहा है और 43 डिवाइड बाई 430 और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। तो ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, इट इज गिवन दैट द चोजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। इसकी समान हो गई 1/10 यानी कि 10%। 1/10 को सॉल्व करोगे तो आएगा 0.1 जो कि 10% है। तो 10% पॉसिबिलिटी इज देयर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।